अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अमेरिका, मदर ऑफ इन्वेंशंस, इजादात की माँ। वाकई ही अमेरिका ये जो टाइटल है इसका हकदार बनता है, क्योंकि दुनिया में अभी तक मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी भी इजादात हुई है उन सब का जो सेहरा है वो अमेरिका के सर पे जाके ही ठहरता है। लेकिन अब एक और वो इजाद ऐसी करने की कोशिश में मुसलसल लगा हुआ है कि जिसके बाद जो हमारी बचपन की एक फैंटेसी थी, जो एक साइंस फिक्शन, जो हमारी हम मूवी देख के इम्प्रेस हुए थे, जिस तरह एक ज़माने में हैरी पॉटर आई थी, इसी तरह तकरीबन उसके साथ ही मूवी आई थी स्टार वार्स। ये अगर कोई भी दुनिया में इस वक्त जो 90s के यानी कि इस वक्त में पैदा होने वाला बंदा है वो ये नहीं कह सकता। तकरीबन अगर 100 होंगे, हार्डली हार्डली कोई 7-8 ऐसे होंगे जो कहेंगे जी जो हमने ना कभी सुना है ना देखा है। स्टार वार्स नाम की भी कोई मूवी थी, लेकिन ये इतनी मशहूर मूवी थी कि जिसके पीछे अब यानी कि जो उस वक्त अमेरिका ने जो एक आइडिया पेश किया उसको वो रियलिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा ही होता है कि अमेरिका हॉलीवुड के ज़रिए एक थीम पेश करता है और हमें 20-30 साल बाद पता चलता है उसके ऊपर वो कोई ना कोई यानी कि फिर हमारे सामने उसका अमली तौर पे कोई प्रोजेक्ट बना के सामने लेके आता है। चाहे वो मिलिट्री की टेक्नोलॉजी के लिहाज से हो, चाहे वो कोई भी और इन्वेंशन हो, लेकिन फिर उसके ऊपर वो क्योंकि काम कर चुके होते हैं उस इन्वेंशन को फिर वो प्रोटोटाइप एक आइडिया के तौर पे फ्लोट करते हैं कि हो सकता है मुस्तकबिल करीब में हम ऐसा करें, और वो वाकई ही करके दिखाता है। सेम एग्जैक्टली अभी यही वो काम करने में लगा कि अगर उसने कर दिया जो हमारी बचपन की फैंटेसी है वो फिर एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जो स्टार वॉर्स मूवी थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो वेपन्स होते थे, जो तलवारें इवन होती थी, और जो यानी कि स्पेसशिप से एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जाता था, सब के अंदर लेजर्स यूज होती थी। लेजर यानी कि वॉरफेयर, टोटल लेजर वॉरफेयर था, एक न्यू कॉन्सेप्ट आया था। तो इसलिए हम उससे बड़े मुतासिर हुए थे। बचपन की हमारी बहुत एक अच्छी यादें जुड़ी हुई हैं इस सीरीज़ के साथ, जितनी भी स्टार वार्स की मूवीज़ हैं। तो अब जो अमेरिका इसको मिलिट्री इन्वेंशंस के अंदर यानी कि लेके आना चाह रहा है कि लेज़र वॉरफेयर की तरफ वो एक कदम रख रहा है। अमेरिका का एक डिपार्टमेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी ऑफिस है यूएस का, इसने एक रिपोर्ट शाया की है जिसके अंदर इसने इंकशाफ किया है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है वो हर साल एनुअली यानी कि $1 बिलियन का बजट यूटिलाइज कर रहा है। किस चीज़ के लिए? डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स की डेवलपमेंट के लिए। मतलब कि एक ऐसे हथियार की वो दुनिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फायर करेंगे कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, सिंपली नोन एज के लेजर्स, यानी कि लेजर्स वॉरफेयर की तरफ अब अमेरिका एक कदम रख रहा है, और बड़ी खामोशी के साथ लेकिन बहुत तेज़ी के साथ। और इसका जवाब ये पेश किया जा रहा है कि जो ट्रेडिशनल वेपन सिस्टम्स है अब हम एक ऐसे दौर में दाखिल हो रहे हैं कि वो तकरीबन नाकारा हो जाएंगे, क्योंकि जो अब वॉरफेयर है वो टोटली चेंज होने जा रही है उसके डायनामिक्स ही। इसलिए जो है ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है हर साल $1 बिलियन का बजट इस्तेमाल करके इस वक्त लेज़र वेपन्स बना रहा है, माइक्रोवेव वेपन्स बना रहा है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स बना रहा है। ये जो किस्में हैं हम इनको आगे जाके अलग अलग देखेंगे कि इनमें क्या फ़र्क है एक दूसरे से। जो यूएस आर्मी है इन्होंने जुलाई 2023 के दौरान जो एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था लॉकहेड मार्टिन को, जो ये एक कंपनी है, आपने नाम सुना ही होगा सबको, जिसको भी थोड़ा बहुत ये जेट्स वगैरह में इंटरेस्ट है, जो फाइटिंग जेट्स होते हैं ये वो बनाता है बेसिकली, जो F-16 वगैरह। तो इस कंपनी को इसने कॉन्ट्रैक्ट यानी कि यूएस आर्मी ने अवार्ड किया था $221 मिलियन का। किस लिए? कि हाई एनर्जी लेज़र जो सिस्टम्स है ये डिज़ाइन करे। किस चीज़ के लिए? जो एरियल थ्रेट्स हैं उनके अगेंस्ट दिफा के लिए। और एक बात मैं इधर आपको बताता चलूँ कि जो वह ये लेज़र सिस्टम्स है ये अमेरिका बेसिकली जो कोल्ड वार है तब से ही यूज़ करना शुरू कर चुका था, लेकिन उस वक्त जो ये इसके लेज़र सिस्टम थे वो दो मकासद के लिए इस्तेमाल होते थे। एक चीज़ के किसी चीज़ को यानी कि इल्यूमिनेशन के लिए, आप ये समझे कि कोई अगर अंधेरे में चीज़ है या कुछ है कि पिन पॉइंट करने के लिए कि ये टारगेट किधर है, उसको ऊपर से शुआएं फेंक
हैं कि रोशनी के ज़रिए, जिस तरह आपको तस्वीर में भी नज़र आ रहा होगा कि ये इल्यूमिनेशन के लिए, कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए कि यहाँ पर टारगेट है, उसके लिए जो यूज़ होता था, जो इसमें नाइट विजन वगैरह है, सेंसर्स, इनकी मदद से ये इल्यूमिनेशन के लिए यूज़ होती थी, या जो लेज़र लाइट है उस वक्त जो कोल्ड वार के दौरान में। दूसरी किस चीज़ के लिए यूज़ होती थी कि जो ऑब्जेक्ट को टारगेटिंग करने के लिए, कि जिस तरीके से एक होता है कि मार्क उसको कर देते थे कि मिसाइल, जो गाइडेड मिसाइल है, कि जिस जगह पे वो लेज़र लाइट है एग्जैक्ट वहीं पर जाके वो मार्क होता था, यानी कि डेजिग्नेट कर दिया जाता था टारगेट को एग्जैक्टली। तो ये इन दो मकासद के लिए है जो उस वक्त कोल्ड वार से ये यूज़ करता आ रहा है अमेरिका। लेकिन अब जो उसने इस ये करना शुरू की है, उसके ऊपर इतना पैसा लगाना शुरू किया, तो अब बेसिकली ये जो सिस्टम इसने डेवलप किया, इसके ज़रिए वो ड्रोन्स को गिराने का तैयारी कर रहा है, इसके ज़रिए वो मिसाइल्स को गिराने की तैयारी कर रहा है। फिर मिसाइल्स के अंदर भी डिफरेंट किस्म है कि क्रूज मिसाइल, प्लास्टिक मिसाइल, सुपरसोनिक, इस तरह मुख्तलिफ किस्म का वो टेस्टिंग कर रहा है। नेवी उसकी अलग कर रही है, आर्मी उसकी अलग कर रही है, इसी तरह एयरफोर्स अलग कर रही है। तो वो हम थोड़ा अभी डिटेल में आगे जाके यानी कि उनको देखेंगे। लेकिन आपको ये बता दूँ कि ये वेपन्स वो डेवलप ऑलरेडी कर चुका था यूएस कोल्ड वार से ही, लेकिन उस वक्त उसका यूजेस अलग था। अब इसका यूज़ जो मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ, मिलिट्री पर्पसेस यानी कि एनिमी को नुकसान पहुंचाने के लिए एग्जैक्टली इस्तेमाल होने जा रहा है। लेकिन फिर सवाल तो ये है ना कि आखिर क्यों ज़रूरत इसकी पेश आ रही है। तो इसकी इम्पोर्टेंस अब समझने के लिए जो हौसी वार अभी जारी है, यानी कि हौसियों की, और जो वो उन्होंने शिप्स के ऊपर हमले कर रहे हैं रेड सी के ऊपर, मैंने पूरा व्लॉग बनाया हुआ है। उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था, जो एक मिसाइल इस्तेमाल होता है फ्रांस की, यानी कि जो नेवी है वो इस्तेमाल करती है एक ड्रोन को काउंटर करने के लिए। वो अपने जो ड्रोन्स के ज़रिए हमला करते हैं किसी भी शिप के ऊपर, चाहे वो कमर्शियल है या चाहे वो फाइटर यानी कि उनकी शिप्स वगैरह, तो उनके ऊपर जो हमला करना होता है, जो हौसी है, उसके लिए जो ड्रोन वो इस्तेमाल करते हैं, वो तकरीबन $20,000 का एक ड्रोन आता है। जबकि जो फ्रांस की नेवी ने उनको ये ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए एक मिसाइल का इस्तेमाल किया था, वो €1 मिलियन का एक पड़ता था। टोटल जो यूएस डॉलर है उसमें $1.1 मिलियन वो कॉस्ट आ रहा था एक मिसाइल, यानी कि €1 मिलियन, और बदले में जो सिर्फ एक ड्रोन है जिसको रोकना है, जो सुसाइड ड्रोन है, वो कितने का, 20,000 का। तो इस वजह से इसकी अहमियत आपको समझने की यहाँ से, यानी कि आज की बात के ये लेज़र सिस्टम क्यों डेवलप करने के लिए इनको जल्दी है, क्योंकि इस वक्त जंग वही जीत सकता है जो कम कीमत पे और ज़्यादा दुनिया एफिशिएंट तरीके से जंग को आगे लेके जा सके। अगर एक तरफ का जो आपका दुश्मन है वो चंद हज़ार का हथियार इस्तेमाल करता है, और आपको उस हथियार से, चंद हज़ार के हथियार से खुद को बचाने के लिए कई करोड़ों का एक हथियार इस्तेमाल करना पड़ता है, तो आपका तो जंग में बेड़ा गर्क होना ही होना है। खैर, जो रशिया है और चाइना है वो अपने तौर पे अलग अलग दुनिया इन्हीं सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं, जो लेज़र गाइडेड यानी कि सिस्टम्स है। जो अब रशिया है उसने ये दावा किया कि जो यूक्रेन के अंदर उसने जंग जारी की हुई है, उसने कहा है कि मैंने यूक्रेन के अंदर भी इन हथियारों का इस्तेमाल किया है, उसने ये दावा किया है। अब यह रिपोर्ट भी हुआ है कि लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसने किन एक्चुअली टारगेट्स के अगेंस्ट इसको यूज़ किया, लेकिन उसने दावा ज़रूर किया रशिया ने। तो चाइना भी अंदर खाने छुपे छुपे यही काम कर रहा है, एनर्जी वेपन्स बनाने की तरफ वो भी कोशिश कर रहा है। उसका भी हमने सुना था कि लद्दाख में एनर्जी वेपन यूज़ हुए हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन या माइक्रोवेव वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, क्योंकि कहा जाता है लद्दाख में जब उसकी लड़ाई हुई थी जो भारत से पिछले 2021 में मेरे ख्याल में गालबन, तो उसमें कहते उसके फौजी बेहोश होना शुरू हो गए थे अचानक। तो वहाँ पे कहा जा रहा था कि यही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का यूज़ किया चाइना ने शायद, तो वो भी अपने तौर पे काम कर रहा है। और जो ये अब जिस तरीके से ये तीनों ताकतें शुरू हो गई है, ये कहना कोई नामुमकिन नहीं अब रहेगा कि जल्दी ये जो एक फिक्शन है, साइंस फिक्शन मूवी थी स्टार वार्स, वो अब प्रैक्टिकली मिलिट्री के अंदर वो यूज़ होने के करीब करीब आ रही है। तो चले अब हम चलते हैं कि लेज़र्स की मुख्तलिफ़ इक़साम के, यानी कि जो एनर्जी वेपन्स बनाए जा रहे हैं, जो इनमें लेज़र्स का यूज़ होना है, उनकी मुख्तलिफ़ किस्में क्या है। तो सबसे पहले लेज़र हम देखते हैं, लेज़र अपने आप में क्या है। लेज़र एक मुख़फ़्फ़िफ़ है किस चीज़ का, तो लेज़र बनता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशंस।
तो इसमें जो अब लेज़र की किस्में आती है, सबसे पहले आती है फाइबर लेज़र। ये कौन सी है? जो इस वक्त स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस के लिए जो यूज़ हो रही है लेज़र, वो यही वाली है, फाइबर लेज़र है। और इसका यानी कि आप सादा लफ्ज़ों में समझे, ये उसी से मिलती जुलती है जो लेज़र आपकी स्टील कटिंग के लिए यूज़ होती है, या फिर और किसी भी मटेरियल्स की कटिंग के लिए जो इंडस्ट्री लेवल पे यूज़ हो रही है, वही सेम उसी तरह की ये मिलती जुलती जो फाइबर लेज़र है। तो फाइबर लेज़र के बाद अब जो बारी आती है जिस किस्म की, वो आती है केमिकल लेज़र्स की। केमिकल लेज़र्स का यानी कि किस तरह का इसका होता है अमल, वो ये कि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं डेंजरस किस्म के कि जिनका रिएक्शन रिक्वायर्ड होता है, जिस रिएक्शन के नतीजे में केमिकल्स के होने की वजह से जो लेज़र्स है वो प्रोड्यूस होती है। इसका टेस्ट जो अमेरिका ने जो 90s है और अर्ली 2000 उसके अंदर उसने वो किया था टेस्ट, और जो 747 जो बोइंग मॉडिफाइड तैयारा था उसके ज़रिए उसने इसका टेस्ट किया था। और जो इसके ऊपर कुल लागत आनी थी कि जो 16 साल के अरसे के दौरान $5 अरब का इसका टोटल तखमिया लगाया गया था, लेकिन फिर ये प्रोजेक्ट था कैंसिल हो गया था। इसके बाद जो बारी आती है वो आती है सॉलिड लेज़र्स की। अब ये वो किस्म है जिसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की जा रहा है, क्योंकि जो ये सॉलिड लेज़र्स है, एक तो इसके लिए केमिकल्स की रिक्वायर नहीं होता, दूसरी बात कि जो इसकी मशीनरी है, इक्विपमेंट वगैरह जिसके ज़रिए इससे शूट वगैरह किया जाएगा, वो पोर्टेबल भी होती है। यानी कि आप समझे कि उसको गाड़ी वगैरह के ऊपर लगाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके आना जाना, जहाज़ों में लगाना, चाहे नेवी के है या चाहे फाइटर जो जेट्स है, जो एयर यानी कि फाइटर जेट्स है, उनके अंदर भी लगाना ये ईजी है। तो ज़्यादा इसके ऊपर काम किया जा रहा है, इसकी डेवलपमेंट की तरफ की जा रही है। अब इसके अंदर भी जो किस्में आती हैं, अब वो कौन कौन सी आती है हम उसको देखते हैं। तो इसकी जो दो आगे ब्रांचेस आती हैं, उनमें एक आती है हाई एनर्जी माइक्रोवेव, ये मैं अलग से आपको बताऊंगा। दूसरी आती है हाई एनर्जी लेज़र। अब एक जो सिस्टम है जो इसराइल भी डेवलप करने की कर रहा है, आयरन बीम लेज़र, ये जो है इस दो प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो जो इसराइल है उसके पास आयरन डोम सिस्टम है, जिसका आपने सुना होगा कि यूएस और बाकी दुनिया ने भी उससे वो लिया है। अब आयरन डोम सिस्टम का क्या काम है कि वो 150 से 300 किलोमीटर तक जो मिसाइल्स, रॉकेट, मोटर्स, गोले वगैरह आ रहे होते हैं, उनको वो काउंटर करता है। उसका एक फ़ायदा क्या है कि उसके अंदर एआई का यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना यानी कि उन्होंने एडवांस लेवल का काम किया हुआ है कि वो सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है कि जो आ रहा है सामने से, जो रॉकेट है या माटर गोला या कुछ भी यानी कि मिसाइल वगैरह आ रहा है, आया कि वो आबादी पे गिरेगा यानी कि गुंजान आबादी इलाके वाले में, या गैर गुंजान आबाद इलाके में गिरेगा। तो अगर तो वो ऐसी जगह पे रॉकेट आके गिरने की करता है कि जहाँ पर आबादी नहीं है, खाली जगह है, वो उसको इग्नोर कर देता है और वो उस वाले जो आने वाले जो टारगेट है उसको इंटरसेप्ट करता है, ये आयरन डोम सिस्टम जो रॉकेट वगैरह को, कि जिसने आबादी वाले हिस्से में आके लगना है। एआई का इस लेवल का उसमें जो एडवांस लेवल का काम हुआ है, क्योंकि जब ये मैं उस सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ कि किसको इग्नोर करके किसको हाई प्रायोरिटी कंसिडर करना है, कि जब इकट्ठे बहुत सारे उसके ऊपर रॉकेट दाग दिए जाए, जिस तरह लड़ाई में अभी भी जब कभी होती है हमास और इसराइल की, उसके अंदर जो हमास एकदम से रॉकेट की बरसात करता है, वो करता है इसलिए क्योंकि आगे आयरन डोम सिस्टम लगा हुआ है। क्योंकि मकसद ये होता है कि कोई ना कोई तो मिस हो के जाके लगेगा ना इसराइल के अंदर। तो अक्सर जब कभी कोई जाके गिर जाता है तो उससे इसराइल के अंदर पूरे सायरन बजना शुरू हो जाते हैं। ये इसी वजह से होता है कि जब एकदम से बहुत ज़्यादा होते हैं तो उसकी ये एआई जो है इंटरनेशनल यानी कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो ये डिटेक्ट करती है और टारगेट को प्रायोरिटी बनाती है कि किसको पहले मैंने बचाना है, किसको बाद में यानी कि मारना है। तो इस हिसाब से आयरन डोम काम करता है। लेकिन अब इसके अंदर मसला क्या है कि जो आयरन डोम को अगर यूज़ करना है, एक जो आ रहा है रॉकेट है बिलफर्ज हमास का आ रहा है, तो उसको जो इंटरसेप्ट करने के लिए जो कॉस्ट आती है वो 1 लाख यानी कि डॉलर से लेके 1.5 लाख डॉलर तक का एक जो उसका आयरन डोम को अंदर जो रॉकेट या मिसाइल आता है उसके ऊपर प्राइस आती है।
अगर वही बात आ गई जो मैंने आपको बताया, हौसी बागियों का 20,000 का ड्रोन है और वहाँ पे 1.1 मिलियन यूएस डॉलर का एक जो नहीं है आ रहा है फ्रांस की नेवी का जो मिसाइल इंटरसेप्ट करने के लिए। इसी तरह इसराइल का भी यही हो रहा है, जो उसने आयरन डोम के लिए यूज़ करने हैं वो 1 से 1.5 लाख डॉलर तक का एक मिसाइल पड़ रहा है, और शायद रॉकेट कितने का बनता होगा उसके मुकाबले, आप खुद इमेजिन कर ले। तो इस वजह से जो इसराइल है वो पिछली 2 दिहाइयों से आयरन बीम लेज़र सिस्टम इसकी डेवलपमेंट के ऊपर लगा हुआ है। और मैंने आपको बताया कि इसकी वर्किंग इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर है कि हाई एनर्जी या जो माइक्रोवेव है और जो हाई एनर्जी लेज़र है। अब इस वक्त तक जो ये सिस्टम है ये अभी तक फुली ऑपरेशनल नहीं हो सका, टेस्टिंग के मराहिल में है। तो अगर ये हो जाता है तो इसका फ़ायदा ये है कि इसकी कॉस्ट बहुत कम है, कि टारगेट को इंटरसेप्ट करने के लिए इसकी जो एक शॉट होनी है, जो एक यानी कि लेज़र की ये शॉट करेगा, वो तकरीबन $2,000 की बनती है। तो $2,000 में एक आने वाले रॉकेट को इंटरसेप्ट करने में और $1.5 लाख लगा के एक रॉकेट को एक दूसरे मिसाइल से इंटरसेप्ट करने में, अब किस चीज़ का फिर ज़्यादा यानी कि आप खुद समझ गए होंगे कि लेज़र जो वेपन डेवलप किए जा रहे हैं कि क्यों इनकी इतनी अहमियत है। लेकिन जो इसका एक बड़ा मसला प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि इसमें जो सबसे बड़ा मसला इस सिस्टम का, अगर ये डेवलपेबल फर्स्ट हो भी जाता है तो इसमें जो मसला पेश आएगा वो एक आएगा वेदर का, कि मौसम के ऊपर भी ये बड़ा डिपेंडेंट होगा, और दूसरा इसकी रेंज भी बड़ी कम होनी है। जो इस वक्त मैक्सिमम रेंज जो एडवांस लेवल पे लाकर भी इसराइल अगर ला सका है इस आयरन बीम लेज़र सिस्टम की, तो वो तकरीबन 7 किलोमीटर की बन रही है। तो डिस्टेंस का इसमें बहुत यानी कि कम है, इसमें अभी शॉर्ट है। दूसरा इसमें वेदर का होगा, और दूसरा जो इसमें एनर्जी की कंसंट्रेशन है वो 100 किलोवाट तक की शुरू में अभी आएगी। उसके बाद जाके जब ये फील्ड में ऑपरेशनल हो जाएगा, हो कह रहे हैं कि हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर तक ये हो जाए, ये 2000 या तो 24 के एंड में या 25 में शायद उसको ये टेस्टिंग के लिए शुरू कर दे इस सिस्टम को। जो यूएस नेवी अब डेवलप कर रही है वो भी अभी 100 किलोवाट तक का रख के अपना हदफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो टेस्टिंग है उनकी, सबसे पहले जो उनके रिसर्चर्स है वो क्या कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि जो अभी ड्रोन्स है सबसे पहले हम उसको गिरा सके। जब हम ड्रोन्स को गिराने के काबिल हो जाएंगे फिर हम इसकी एनर्जी को 150 से 300 किलोवाट तक ले जाएंगे, और यानी कि फिर हमारा अगला हदफ होगा कि जो क्रूज मिसाइल है हम उनको हिट कर सके। और जब फिर वो हो जाएंगे फिर उसके बाद कहते हैं हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा जो ब्लास्टिक मिसाइल है, जो यानी कि स्ट्रेटजिक मिसाइल जिनको कहा जाता है कि ब्लास्टिक, ये ब्लास्टिक मिसाइल्स है और यह सुपरसोनिक है। इस तरह के फिर इन अहदाफ को हम कोशिश करें रोकने की, क्योंकि यूएस को भी ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा है। जो अफगानिस्तान और इराक के अंदर जो मार्टर गोले थे या रॉकेट्स वगैरह थे या जो कोई इस तरह के ड्रोन्स वगैरह, तो खैर वहाँ पे इतने नहीं थे, तो उनको जो काउंटर करने के लिए ये यूज़ करता था यूएस, वहाँ पे एक सी रैम इन्होंने वेपनरी सिस्टम बनाया हुआ था। ये बेसिकली क्या चीज़ है, जो नेवी के ऊपर गन लगी होती है ना, आपको पिक्चर में भी शो रहा होगा, ये सेम वही इन्होंने गाड़ी के ऊपर फिक्स की होती थी। तो इससे जो नहीं है वो एरियल जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए करते थे। लेकिन ये जो 20 मिलीमीटर का एक इसकी जो एमिनेशन यानी कि आप कह लें बैरल वगैरह, इसका ये है कि जब ये यूज़ होना है और ये इतनी स्पीड में चलता है, इतनी स्पीड में कि आप ये समझे कि हज़ारों फिर इसके राउंड्स यूज़ होने हैं मिनट्स के अंदर। तो इसकी फिर जो प्राइस है, जो कॉस्ट है, वो आप खुद अंदाज़ा करें कि अगर ये रोज़ इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो इसका कहाँ तक ये पड़ता होगा। तो ये बहुत कॉस्टली पड़ रहा था जो ये वाला भी सिस्टम था अमेरिका को। लेकिन जो इसके मुकाबले में ये बीम सिस्टम है, लेज़र बीम या आयरन बीम सिस्टम है जिसको आप कहें, ये आयरन बीम सिस्टम का फिर ये है फ़ायदा कि ये एक समझे कि ना ख़त्म होने वाली मैगज़ीन की तरह होगा। हाँ, इसके अंदर ये मसला ज़रूर है कि जो ये टारगेट है इसके ऊपर थोड़ी देर के लिए इसको रखना पड़ेगा। ये अब वो किस तरह रखते हैं किस तरह नहीं, इसलिए तो वो टेस्टिंग फेज़ में कि यानी कि ऑब्जेक्ट के ऊपर जिस तरह आप देखें कि वेल्डिंग कर रहे हो या किसी चीज़ की, तो उससे में उसको कुछ वक्त के लिए रखना पड़ता है हीट वगैरह, तब वो यानी कि वेल्डिंग होती है। तो इसी
तरह किसी भी ड्रोन वगैरह को, किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए, डैमेज करने के लिए उसको टारगेट को इनसाइड यानी कि पिन पॉइंट रखना पड़ेगा लेज़र को। ये भी एक इसके अंदर आ रहा है अभी मसला, जिसकी वजह से इसको अभी फील्ड के अंदर नहीं डिप्लॉय किया जा सका। लेकिन नेवी हो जाए, एयरफोर्स हो जाए और जो दूसरी है आर्मी हो जाए, ये अपने अपना यूएस यानी कि उसकी बात करूँ कि वो अपना अपना टेस्टिंग लाजमी कर रही है। किन सूरतों में कर रही है अब हम वो भी देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं यूएस नेवी की। जो यूएस नेवी है वो अपने जो जहाज़ों पे सिस्टम डिप्लॉय कर रही है वो हीलियोस के नाम से यानी कि जाना जाता है। अब ये पूरा मुखफ़फ़ है एक चीज़ का कि हाई एनर्जी लेज़र विद इंटीग्रेटेड ऑप्टिकल डेजलर एंड सर्विलेंस, यानी कि ये पूरा एक मुखफ़फ़ है इस चीज़ का, ये टर्म एक पूरी है जो हीलियोस है। तो इसका जो प्रोडक्शन है, इंटीग्रेशन है और डिप्लॉयमेंट वगैरह ये इनिशियल $100 मिलियन की आती है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है कि जो बुलेट्स हैं या जो रॉकेट्स मिसाइल्स वगैरह जो नेवी के अपने बनते हैं उनके मुकाबले में ये इनको सस्ता पड़ेगा। और जितने अब यूएस के जो न्यू डिस्ट्रॉयर्स बन रहे हैं, जिस तरह फ्लाइट 3 डिस्ट्रॉयर्स बन रहे हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी रखी जा रही है, स्पेयर एनर्जी रखी जा रही है कि मुस्तकबिल में 150 से लेके 300 किलो वाट तक के जो इस तरह के सिस्टम है, जो एनर्जी लेज़र सिस्टम्स है, ये उनके ऊपर नस्ब किया जा सके। उन जहाज़ों के अंदर इस तरह का सिस्टम लगाया जा रहा है कि पावर ऑन भी वो कर सके और कूलिंग सिस्टम भी उनके अंदर हो। जो फ्लीट 3 डिस्ट्रॉयर्स है उनके अंदर तो ये कैपेसिटी स्पेशली यानी कि रखी जा रही है यूएस की नेवी के अंदर। तो यूएस नेवी के बाद अब बारी आती है यूएस एयरफोर्स की कि वो क्या सिस्टम डेवलप करने की कार्य एनर्जी वेपन्स की सूरत में। तो वो डेवलप करने की कार्य लेज़र मोबाइल H4। ये क्या है कि यानी कि एक गाड़ी के ऊपर मोबाइल, इसको मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि मोबाइल का मतलब ये है कि हरकत जो चीज़ की जा सके। तो समझे कि ये एक मोबाइल किसी यानी कि गाड़ी वगैरह जो इनके मिलिट्री के होती हैं वो अलग होती है सिंपल गाड़ियों से, कि उनके ऊपर नस्ब करके एक जगह से दूसरी जगह इमरजेंसी की सूरत में हरकत में लेके जाया जा सके। जो इसके अर्ली प्रोटोटाइप्स थे वो $13 मिलियन ईच कास्ट करता है। लेकिन इसका क्या फ़ायदा है कि जो सिंगल अगर आप देखें वो तो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा है, लेकिन इनकी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो तो बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन लॉन्ग रन में इनको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। जो अब यही गाड़ी है इसका जो नाम है वो DEM शोरेड है। जो एग्जैक्टली बनता क्या है कि डायरेक्ट एनर्जी मैन्यूवर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस व्हीकल। और इस व्हीकल की इसी साल जो लाइव फायरिंग टेस्टिंग एक्सरसाइजेज है यूएम टेस्टिंग ग्राउंड्स में हुई है, उसके अंदर इसकी बाकायदा एक्सरसाइजेज भी की हैं। जिसका मतलब क्या है कि जो ये टेक्नोलॉजी है ये नहीं है कि ये हो सकता है कि मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में डेवलप हो, बल्कि ये ऑलमोस्ट डेवलप हो चुकी है। जब उसको किसी मशक के दौरान यूज़ कर दिया जाता है इसका मतलब है वो परफॉर्मेंस उसकी दिखाई जाती है कि ये आने वाले वक्त में मिलिट्री में चीज़ शामिल होने जा रही है। तो एक्सरसाइजेज के अंदर इसकी जो लाइव फायरिंग एक्सरसाइजेज थी उसके अंदर इस व्हीकल की टेस्टिंग भी हुई है। तो आने वाले वक्त में ये यूएस एयरफोर्स का भी हिसाब बनने के करीब ही तकरीबन पहुंच चुकी है। इसके बाद जो एक किस्म रह गई थी वो हाई एनर्जी माइक्रोवेव रह गई थी। हाई एनर्जी ये जो अभी सारा मैंने आपको बताया था किस्म सॉलिड लेज़र की, जो हाई एनर्जी लेज़र वाली किस्म थी। अब जो दूसरी रह गई थी हाई एनर्जी माइक्रोवेव। तो हाई एनर्जी माइक्रोवेव क्या है, ये बेसिकली यूज़ होती है कि आप कोई भी सामने से जहाज़ आ रहा है, चाहे वो बहरी जहाज़ है या चाहे वो कोई एयरफोर्स का जेट आ रहा है, उसके ऊपर जो माइक्रोवेव्स हाई एनर्जी छोड़ी जाती है, जो ड्रोन आ रहा हो, क्योंकि इससे ये होता है जो दूसरे जहाज़ वालों का कंट्रोल है और जो राब्ता है अपने जिस किसी भी कमांड सेंटर के साथ वो राब्ते में होते हैं, एक तो वो राब्ता मुनक़ता हो जाता है समटाइम्स, या तो फिर जिस तरह ड्रोन वगैरह वो रिस्टार्ट होने की तरफ चला जाता है। जिसका मतलब ये होता है कि जितने में वो रिस्टार्ट होगा तो इतने में वो जहाज़ गिर भी चुका होता है। और जो अगर फाइटर जेट्स हो वो तो पायलट्स के कंट्रोल से ही बाहर हो जाते हैं, और वो तो अगर एकदम से ना दोबारा सिस्टम ऑन हो तो वो तो समझे जहाज़ ही गिर जाता है, और साथ ही पायलट का भी अगर सेफ्टी इजेक्ट ना हो सके कोई भी 100 मसले आ जाते हैं, क्योंकि सेफ्टी इजेक्ट के लिए भी जहाज़ वगैरह थोड़ा बहुत काम करना उसका होता है। खैर टेक्निकल इतना तो अब मैं उसमें नहीं जाता, हो सकता है कुछ और भी उसके अंदर सिस्टम होता हो कि बंद हो जाए फिर भी बाहर निकल आए। आप कल को हो सकता है कमेंट करें, क्योंकि बहुत लोग शौक रखते हैं मिलिट्री की चीज़ों का, मेरे से ज़्यादा नॉलेज आप लोग रखते होंगे। लेकिन जो
ओवरऑल मैं बता रहा हूँ जो हाई एनर्जी माइक्रोवेव है दूसरे यानी कि आने वाले जहाज़ को नकारा करने के लिए यूज़ होती है। तो अब जो ये सिस्टम डेवलप किया जा रहा है इसके बारे में वो ये कह रहे हैं जो रिसर्चर्स हैं यूएस के इसकी जब इंडो पैसिफिक के अंदर अभी आने वाले हालात में, इंडो पैसिफिक मतलब ये जो चाइना ताइवान या इंडिया वगैरह का जो समुंदर है, इधर जब इनको जो अमेरिका को आने वाले वक्त में जो अपनी वॉरशिप्स भेजेगा, जो मसले पेश आएंगे, स्पेशली वो चाइना के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद पता चलेगा कि इनकी डिमांड क्या होती है और कितनी बनती है, क्योंकि अभी इतना लोगों का उस तरफ नहीं है कि वो पैसे लगाए, क्योंकि यूएस का जो बजट है वो बहुत ज़्यादा, $1 अरब सिर्फ लगा रहा है, इतने तो वो समझ ले कि भीख में मुल्कों को दे देता है जो उसके साथ उसको ये खुशामदी मुल्क है। सिर्फ अभी सिर्फ अभी जो यूक्रेन है उसको उसने $60 अरब से ज़्यादा की इमदाद मंजूर किया है, और बाकी जो इसराइल है उसको वो अलग, टोटल जो $95 अरब का उसने इमदादी पैकेज मंजूर किया। तो $1 अरब इतनी बड़ी रकम नहीं है उसके लिए, लेकिन वो डेवलपमेंट की तरफ तेज़ी से जा रहा है। और अभी आप देख ले कि जो यूएस है उसने ऐलान किया वो अपने 5 एयरक्राफ्ट कैरियर्स को साउथ चाइना सी की तरफ वो भेज रहा है, इसे इंडो पैसिफिक रीजन में। तो अब जो इधर कल को कुछ ऊंच नीचे खुदा ना करे कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि दुनिया पूरे में उसका फिर असर जाने महंगाई की सूरत में। लेकिन जो माहिरीन है मुझे कह रहे हैं कि इस तरह किसी भी तनाज़े की सूरत में पता चलेगा कि इन वेपन्स की आने वाले वक्त में फिर क्या अहमियत है। लेकिन जो इस वक्त है जिस तरफ अमेरिका चल पड़ा है वो हमारी साइंस फिक्शन को रियलिटी में कन्वर्ट करने के अन करीब पहुंच ही चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखें, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।